Hello aspirants, this video is basically related to how to write answers of mains. ठीक है, तो बहुत सारे एस्पिरेंट्स का क्वेश्चन था एंड बहुत लोग कमेंट्स में कर रहे थे, कमेंट्स में लिख रहे थे कि मैम आंसर राइटिंग कैसे किया जाए. तो मैं एक आउटले बना देती हूँ. ये बहुत छोटा सा वीडियो है एंड डेफिनेटली इट्स गोइंग टू हेल्प यू. सो फर्स्टली कि आप जब कोई क्वेश्चन पढ़ें तो उसे 2-3 बार पढ़ें, क्योंकि हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ डिफरेंट पार्ट्स होता है. 2-3 पार्ट होता है जो पूछा जाता है, और आप अगर एक भी पार्ट छोड़ देते हैं क्वेश्चन का तो आपका मार्क्स कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, आपका मार्क्स वहाँ कम हो जाएगा. तो आप जब भी कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन पढ़ें तो आप उसे अंडरलाइन कर दें, उसके डिफरेंट पार्ट्स को यू शुड अंडरलाइन इट. तो आप क्या करें कि जब पहला पार्ट को आप आंसर कर दें, देन रीड क्वेश्चन अगेन एंड देखें कि सेकंड पार्ट में क्या पूछ रहा है, एंड देन आंसर दैट एंड देन गो टू द थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. उसको देख के फिर से आप उसको मतलब आंसर लिखें. इस तरह से एक टेक्निक होता है लिखने का, जिससे आपका कोई भी सेक्शन जो क्वेश्चन का होता है वो नहीं छूटता है. एंड सेकेंड थिंग इज़ दैट, देखिए आंसर लिखने के लिए आपको 2 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है. फर्स्ट थिंग इज़ क्वालिटी. आपको क्वालिटी अच्छा होना चाहिए. भले क्वांटिटी उतना क्वांटिटी पे ज़्यादा मत जाइए, बट क्वालिटी आपके आंसर्स का अच्छा होना चाहिए. एंड सेकेंड थिंग इज़ आप अपने आंसर्स को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हो, किस तरह से आप लिखते हो. अब जैसे कि आपके पास कंटेंट बहुत अच्छा है बट आप उसको सिर्फ पैराग्राफ्स में लिखे जा रहे हो, ऐसे टाइप आंसर्स लिख रहे हो, तो आई डोंट थिंक सो दैट इज़ गोइंग टू फेच यू गुड मार्क्स. सो आप क्या करो सबसे पहले कि देखिए आंसर का 3 पार्ट होता है. एक होता है इंट्रोडक्शन, देन कम्स द बॉडी, एंड थर्ड पार्ट इज़ कंक्लूजन. सो आई वुड से कि ट्राई टू राइट आंसर्स इन पॉइंट फॉर्मेट. जैसे जो बॉडी पार्ट होता है ना, उसको आप पॉइंट फॉर्मेट में लिखिए, डिफरेंट पॉइंट, एंड देन इंटीग्रेट. उसमें आप डायग्राम ऐड कर दीजिए, इंटीग्रेटेड विद डायग्राम्स. फ्लो चार्ट्स बना करके, और फिर बार चार्ट्स, पाई चार्ट्स, आप कुछ भी उससे रिलेट कर सकते हो तो आप वो डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट ज़रूर करिएगा वहाँ पे. जैसे फॉर एग्जांपल अगर इंडस्ट्रीज़ के बारे में क्वेश्चन पूछा गया, एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री के बारे में क्वेश्चन पूछा गया, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, रिलेट करके कि हाँ ये इंडस्ट्रीज़ इंडिया के किस किस जगह पे लोकेटेड है. ज़रूरी नहीं है आपको सब कुछ आए, 4-5 ही आपको अगर पता है इंडस्ट्रीज़ कहाँ पे रिलेटेड है, तो प्लीज़ आप वो डायग्राम पे रिप्रेजेंट कर दीजिए इंडिया के मैप पे, और उसको लेबल कर दीजिए. तो इससे क्या होगा, आपका आंसर इन्हांस होता है. एंड देन इज़ दैट आप पॉइंट फॉर्मेट में तो लिख ही रहे हैं. सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि आप जब न्यूज़पेपर्स वगैरह पढ़ रहे होते हैं ना, तो वहाँ पे कंटेंट बेसिस पे बहुत कुछ मिल जाता है. जैसे कि वहाँ पे आपको बहुत कमिटीज़ मिल जाते हैं डिफरेंट टॉपिक्स पे. कोई कमिटी बैठा है तो वो मिल जाता है, कमिटी का रिकमेंडेशंस मिल जाता है, तो आप ये सब को अपने आंसर्स में ऐड कर सकते हैं. और दूसरी बात ये है कि आप को डायग्राम से मिलता है. जैसे कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे एनालिसिस हुआ तो उस पर आपको पाई चार्ट मिल जाता है, बार चार्ट मिल जाता है, इस टाइप का, या कहीं से भी आपको फ्लो चार्ट्स वगैरह मिल जाए पर्टिकुलर टॉपिक पे, तो आप उसको प्लीज़ अपने फाइल में लिख के रखो. एंड ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड डेटा वाला मत लेना, जो आपको ईजी रहे अंडरस्टैंड करने में और सामने वाले को भी ईजी रहे पढ़ने में. सो ईज़िली अंडरस्टैंडेबल जो हो ईज़ी अंडरस्टैंडिंग वाला जो कंटेंट हो, उसको आप अच्छे से अपने पास कलेक्ट करके रख लें. एंड प्लीज़ आंसर्स में आप ज़रूर उसे लिखें. थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि जब आप कोई क्वेश्चन को कैटर करते हो तो उसमें चैलेंजेस लिखना पड़ता है, फिर उसका सल्यूशंस देना पड़ता है. तो मैं बोलूँगी कि जब आप सल्यूशंस दे रहे होगे ना, तो अगर आपके पास कोई कमिटी का रिकमेंडेशंस है, उनके सल्यूशंस को अगर आप सल्यूशंस में डाल दो, तो आई थिंक इट इज़ गोइंग टू इन्हांस योर आंसर, क्योंकि आई हैव फॉलोड दिस स्ट्रैटेजी एंड इट वर्क फॉर मी इन 63rd BPSC. तो ये चीज़ हो गया. एंड प्लीज़ आप चैलेंजेस वगैरह लिखे तो ये पैराग्राफ में मत लिखें, आप इनको पॉइंट के फॉर्मेट में लिखें. एंड चैलेंजेस को जब सॉल्यूशंस लिख रहे हो तो उनको भी प्लीज़ पॉइंट फॉर्मेट में लिखिए. एंड देन कंक्लूजन हमेशा आपको लिखना ज़रूरी है. एंड आई डोंट थिंक सो कि कंक्लूजन शुड एंड इन ये पॉइंट फॉर्मेट. आप कंक्लूजन को 3-4 लाइन में एज अ स्मॉल पैराग्राफ पॉजिटिव आउटलुक के साथ से एंड कर दो. तो उससे क्या होता है ना कि कंक्लूजन को आप नेगेटिव वे में कभी रिप्रेजेंट मत करना कोई भी टॉपिक को, उसको एक पॉजिटिव आउटलुक के साथ आप उसको एंड कर देना. 4-5 लाइन मैंने देखा, मैंने कई आंसर्स चेक किए हैं जिसमें स्टूडेंट्स कंक्लूजन को एकदम पैराग्राफ में एकदम मतलब ऑलमोस्ट 10 लाइन 15 लाइन्स कंक्लूजन लिख रहे हैं. आई डोंट थिंक सो दैट इज़ फीजिबल आंसर राइटिंग के लिए. एंड अभी मैं बता रही जो 66 के मेंस देने वाले हैं, प्लीज़ आप लोग क्या करेंगे अभी, तो जो न्यूज़पेपर का एडिटोरियल
मटेरियल्स होता है उसको आप कंटिन्यूसली पढ़ेंगे। उससे क्या होता है, आपको कंटेंट डेवलप होता है, एनालिसिस मिलता है, आपको पर्टिकुलर टॉपिक को कैसे एनालाइज करके लिखा जाता है वो थोड़ा आइडिया बन जाता है। और सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज़ बिफोर गोइंग टू राइट मेंस आप लोग एक मॉक टेस्ट दे प्रॉपर 3 घंटे का। एंड फिर आपको देखना है कि आप क्या ये 3 घंटे के अंदर पूरा क्वेश्चन पेपर कंप्लीट कर रहे हैं कि नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनके आंसर्स वगैरह छूट जाते हैं एग्ज़ाम में उनके टाइम की कमी की वजह से। एक्चुअली टाइम तो सबके लिए सेम होता है, स्पीड की कमी की वजह से सब छूट जाते हैं। तो 64th मेंस जो 66th मेंस जो दे रहे हैं, प्लीज़ आप लोग हर रोज़ 1 घंटा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करें। जैसे एक क्वेश्चन को आप 20 मिनट के अंदर लिखने का कोशिश करें, 20 मिनट ख़त्म, आंसर ख़त्म करिए, फिर नेक्स्ट मूव कर जाइए, उसका कंक्लूजन लिख के नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करिए। इसी तरह 1 आवर के अंदर आप 4-5 क्वेश्चंस को लिखने का कोशिश करिए, 4 क्वेश्चंस हार्डली हो पाएगा। एंड देन आप एक मॉक पेपर ज़रूर दो 3 घंटे का, और आप देखो कि आप उसे फिनिश कर पा रहे हो नहीं। स्पेशली मैं बोल रही हूँ आप लोग मॉक्स दो जीएस पेपर 1 का, क्योंकि उसमें क्या होता है, जो आपका स्टैटिस्टिक्स पोर्शन होता है ना, उसमें आपको चूज़ करना रहता है कौन सा बनाना है, कौन सा रिजेक्ट करना है। तो उसमें थोड़ा आपको टाइम टेकिंग लगता है, थोड़ा टाइम डिसाइड करने में, लाइक 2 मिनट 3 मिनट से ज़्यादा ही लग जाता है कभी कभी। तो उसमें टाइम आपको, वो चीज़ आपको देखना है कि आप कैसे एनालाइज कर सकते हो, कौन सा क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कर सकते हो, कौन सा नहीं कर सकते। सो उसमें ये चीज़ का आपको प्रैक्टिस भी होना बहुत ज़रूरी, नहीं तो अचानक से आप एग्ज़ाम में जाओगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि पहले स्टैटिस्टिक्स करने से ज़्यादा बेटर होगा, या पहले हम मेरा जो ये पोर्शन है थ्योरी कंटेंट है उसको पहले अटैम्प्ट करना चाहिए। ये जीएस पेपर 1 के लिए मैं बोल रही हूँ। तो प्रैक्टिस करिए मॉक टेस्ट एंड सी आपका स्पीड कैसा है, टाइम मैनर में करिए। एंड इट विल बी बेटर अगर आप किसी फ्रेंड के साथ बैठ के प्रैक्टिस कर, मतलब आंसर्स मॉक टेस्ट दे रहे हो, तो उससे क्या होता है आपका 3 घंटे का जो ये मोमेंटम है वो बना रहता है। एंड स्पेशली जो अभी प्रिलिमिनरी का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं बोलूँगी प्लीज़ आप लोग न्यूज़पेपर रीड करिए और एडिटोरियल बेसिकली फ़ोकस करिए आंसर राइटिंग पे। तो एडिटोरियल आप रीड करेंगे और जो भी कंटेंट आ रहा है, जो भी इश्यूज़ है, आप प्लीज़ वीकली बेसिस पे 2 इश्यूज़ को उठाइए और 2 दिन आप बस उस टॉपिक पे लिखिए। तो देखिए स्टार्टिंग में क्या होगा, आपको कंटेंट नहीं मिलेगा, फिर उसके बाद आपसे लिखा नहीं जाएगा, बहुत टाइम लगेगा, बहुत रफ स्केच बनेगा आंसर का। बट देन आप जैसे ऑलमोस्ट 8 से 10 सेशन आंसर राइटिंग कर लोगे तो फिर आपको ऑटोमेटिकली आपको ईज़ी लगेगा आंसर लिखना, तो वो फ्लो में आप मतलब आंसर्स अच्छे से लिख पाएंगे। सो माई एडवाइस इज़ दिस ओनली कि ओवरऑल आप इस तरह से केटर कर सकते हो अपना मेंस आंसर राइटिंग। एंड मेंस बेसिकली आपको बेटर करना है तो यू हैव टू राइट आंसर्स। एंड कंटेंट भी आपको थोड़ा कंटेंट को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, आप कंटेंट अच्छा लेना ही पड़ेगा। सो वॉट एवर गोइंग थ्रू, आप मैगजीन्स पढ़ रहे हो, न्यूज़पेपर्स पढ़ रहे हो, ये सब, या इंटरनेट सर्च करके कंटेंट ले रहे हो, so I think that would be enough for writing any particular answer, and this is it. I hope it helps you. Thank you.